नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास अगेन में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर टॉपिक के ऊपर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एग्रीकल्चर ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है और इसको पूरी दुनिया में प्राइमरी सेक्टर के रूप में कंसीडर करा जाता है। प्राइमरी सेक्टर इसलिए क्योंकि ये वही सेक्टर हैं जो लोगों को भोजन के साथ-साथ इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती हैं। हम जैसे भारतीयों के लिए यानी कि हम जिस कंट्री में रहते हैं ये एक बहुत ही लार्ज कंट्री है और लार्ज कंट्री होने के साथ-साथ यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि 145 करोड़ के लगभग में या इनसे भी अधिक पॉपुलेशन हमारे देश की है। इस पॉपुलेशन का मैक्सिमम हिस्सा लगभग 67% हिस्सा इसी एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं या किसी न किसी रूप से ये इंगेज्ड हैं। तो इसलिए एग्रीकल्चर को प्राइमरी एक्टिविटी के रूप में माना जाता है। ये प्रोड्यूस करती हैं हमें मोस्ट ऑफ द फूड जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। फूड ग्रेन्स के अलावा ये हमें प्रोड्यूस करके देती हैं उन सभी रॉ मटेरियल्स को भी जो वेरियस इंडस्ट्रीज़ के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल? क्या आप लोग कुछ इंडस्ट्रीज़ का नाम बता सकते हैं जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट हैं? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, स्पाइसेस, इनको हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग दो टर्म समझ लेते हैं। एक टर्म है इम्पोर्ट और एक टर्म है एक्सपोर्ट। मान लेते हैं ये एक कोई कंट्री है। इस कंट्री ने कुछ प्रोड्यूस किया, मान लेते हैं पी आइटम्स को प्रोड्यूस किया, और ये कोई दूसरा कंट्री है, इसको हम लोग बी कंट्री मान लेते हैं और इसको हम लोग ए कंट्री मान लेते हैं। तो ए कंट्री ने कुछ सामान को प्रोड्यूस किया, मान लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इन्होंने चाय को बनाया या कॉफ़ी को इन्होंने प्रोड्यूस किया। तो कॉफ़ी को प्रोड्यूस करने के बाद अगर ये इस प्रोडक्ट को ए से बी में भेजता है, बी में भेजने का मतलब ये है कि ए ने बी को एक्सपोर्ट किया। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने बी को क्या किया, एक्सपोर्ट किया। तो बेचने के पर्पज़ से इन्होंने ए ने बी को एक्सपोर्ट किया। तो ए के लिए ये क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट कहलाएगा, और बी के लिए ये पी प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, बी के लिए ये पी प्रोडक्ट इम्पोर्ट कहलाएगा। तो इम्पोर्ट मतलब हो गया हमारा आयात, यानी कि बी ने आयात किया यानी कि इम्पोर्ट किया, सामान को खरीदा, और ए ने एक्सपोर्ट किया यानी कि निर्यात किया। तो ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वाला कंसेप्ट है। एग्रीकल्चर में है, फिर ट्रेड वगैरह सब में इस तरह के टर्म्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते रहते हैं। तो ये सब कुछ फूड आइटम्स हैं जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी, स्पाइसेस, इन सभी चीज़ों को जो है ये सब हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यानी कि दूसरे देश में हम लोग इनको बेचते हैं, निर्यात करते हैं। अब हम लोग समझते हैं फार्मिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं एग्रीकल्चर ये बहुत ही पुराना इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे देश में, और ओवर दीज ईयर्स कल्टीवेशन मेथड्स जो हैं वो भी हमारा चेंज हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। किस तरह का फिजिकल एनवायरनमेंट है, कैसी टेक्नोलॉजी है, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी हैं, इन सभी के आधार के ऊपर ये जो कल्टीवेशन मेथड्स हैं ये हमारा चेंज होते गया है। फार्मिंग ये भी वेरीज कर रहा है फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कॉमर्शियल टाइप। सबसिस्टेंस फार्मिंग हुआ करती थी और अब कॉमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग हो रही है। हम लोग इन दोनों टर्म को अभी जस्ट समझेंगे। तो एट प्रेजेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में हमारे पास ये दो तरह के फार्मिंग प्रैक्टिसेस करी जाती हैं या फिर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करी जाती हैं। एक है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, तो एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरा इसमें हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि कॉमर्शियल फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में अगर हम लोग देखें तो इस टाइप ऑफ फार्मिंग मतलब इस तरह का फार्मिंग जो है वो अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर
प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। ये छोटे छोटे पैचेस ऑफ लैंड है, उनके ऊपर इनको प्रैक्टिस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, जो पुराने वाले टूल्स थे उनकी मदद मदद से, जैसे कि हो गया, डॉ, डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली या कम्युनिटी लेबर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह के फार्मिंग में, मतलब इस तरह का फार्मिंग जो है वो डिपेंडेंट होता है मेनली मॉनसून्स के ऊपर, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल के ऊपर एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोन। तो मतलब ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि टोटल नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट, और इसमें प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, कम्युनिटी लेबर या फैमिली लेबर का यूज़ किया जाता है। जैसा ये टर्म प्रिमिटिव है तो उसी से पता चल रहा है कि ये पुराने समय में जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती थी उसी प्रकार की फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो अब भी कुछ एरियाज़ में प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। तो इसी को हम लोग प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। इसको हम लोग एक तरह से स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं। फार्मर्स इसमें क्या करते हैं, मतलब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में क्या करते हैं कि जो पैच ऑफ लैंड है उनके ऊपर वो प्रोड्यूस करते हैं, सीरियल्स वगैरह सब हो गए, या फिर कोई दूसरे फूड क्रॉप्स हो सकते हैं, इनको ये प्रोड्यूस करते हैं टू सस्टेन देयर फैमिली। एंड व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज, जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फार्मर्स उस जगह से शिफ्ट हो जाता है एंड क्लियर ए फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो मान लेते हैं कि ये वाला एक एरिया है, इस एरिया में इन्होंने फार्मिंग प्रैक्टिसेस करी। फार्मिंग करने के बाद मान लेते हैं यहाँ के सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सॉइल फर्टिलिटी अगर यहाँ डिक्रीज हो जाएगी तो फिर तो यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, जो प्रोड्यूस है वो बहुत बढ़िया नहीं हो पाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ये शिफ्ट हो जाते हैं और शिफ्ट हो करके एक दूसरे पैच ऑफ लैंड को ढूंढते हैं, इसको ये क्लियर करते हैं और क्लियर करके यहाँ पे फिर से फार्मिंग करते हैं। तो इस तरह का, यानी कि ये जो फ्रेश पैच ऑफ लैंड के ऊपर जा कर के कल्टीवेशन करना, यानी कि पहले वाले एरिया को इन्होंने छोड़ दिया, यहाँ से शिफ्ट होकर के दूसरे वाले पैच ऑफ लैंड के ऊपर गया। तो इस तरह का फार्मिंग जो है, मतलब यहाँ हमारा शिफ्टिंग हुआ, तो दिस शिफ्टिंग अलाउस नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये जो फर्टिलिटी डिक्रीज हुई थी पहले वाले लैंड के ऊपर, उनकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती हैं, यानी कि रिप्लेनिश करने का इनको मौका मिल जाता है थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। एंड लैंड प्रोडक्टिविटी इस तरह के एग्रीकल्चर में थोड़ा लो होता है, एज द फार्मर डज नॉट यूज़ फर्टिलाइज़र और अदर मॉडर्न इनपुट्स। और इसको हम लोग अलग अलग नाम से अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ में जानते हैं। जैसे कि इनका नाम झूमिंग है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे आसाम हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में झूमिंग नाम से स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को जाना जाता है। तो झूमिंग जो है एक तरह से स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। नॉन एज मिल्पा इन मैक्सिको में इनको मिल्पा कहा जाता है, और सेंट्रल अमेरिका में इनको कॉनुको कहा जाता है, इन वेनुजुला, रोका इन ब्राज़ील एंड मशोल इन सेंट्रल एशिया, लदांग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। तो ये अलग अलग नाम हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का, बस नाम अलग हैं, कैरेक्टर्स सभी जगह सेम है। इंडिया में ये जो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन है इसको बेवाड़ या दहिया कहा जाता है मध्य प्रदेश में, पोडू और पेंडा आंध्र प्रदेश में, पामादाबी और कोमन और ब्रिंगा इन ओडिशा, कुम्मरी इन वेस्टर्न घाट एंड वलेर और वोल्टेर साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, खील इन हिमालयन बेल्ट, कुरुवा इन झारखंड एंड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो हमारे भारत में भी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का बहुत सारा नाम है। तो इस तरह से पूरी दुनिया में ये इस तरह की फार्मिंग एक्टिविटीज़ करी जाती हैं। तो कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग
एक्टिविटीज़ इन योर एरियाज़, क्या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करे जाते हैं आपके एरियाज़ में, और अगर करे जाते हैं तो उनका नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि पूरे भारत में किस किस कोने से हमारे स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसी के अंदर हमारा टॉपिक है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो ये क्या होता है, तो देखो इसमें क्या होता है कि इस तरह की फार्मिंग में मतलब इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ, मतलब इस एरियाज में प्रैक्टिस किए जाते हैं जहाँ हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है लैंड के ऊपर। ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होता है जहाँ हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन की ज़रूरत होती है, ताकि हायर प्रोडक्शन हम लोग ऑब्टेन कर सके टू फीड दी हाई पॉपुलेशन इन दैट एरिया। उस एरिया में जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उन पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से पैच ऑफ लैंड के ऊपर अगर फार्मिंग हो रही है तो इनसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑब्टेन करने की कोशिश किस तरह से करते हैं, तो इसमें हम लोग बायोकेमिकल इनपुट्स जैसे कि फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सब चीज़ का प्रयोग करते हैं। इरिगेशन करा जाता है। तो मतलब हर तरह का उपयोग यहाँ पे, हर तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग यहाँ पे लाया जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सके, हायर प्रोडक्शन हो सके। तो कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड? आप लोग कमेंट करके इनका जवाब हमें बता सकते हैं कि इस तरह की फार्मिंग प्रैक्टिस कहाँ करी जाती है हमारे भारत में। अब देखो कि दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमॉन्ग सक्सेसिव जनरेशन हैज़ रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल। अब देखो क्या है कि हमारे भारत में जो ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस होने के वजह से जो हमारे परदादा के पास यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर के पास मान लेते हैं कि 100 बीघा ज़मीन हुआ करता था, तो अब हमारे परदादा के अगर 5 बेटे हुए तो यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर के अगर 5 सन्स हुए तो ग्रैंडफादर के बीच में ये 100 बीघा ज़मीन 5 टुकड़े में बट जाएगा। तो इस तरह से अगर ये 5 टुकड़े में बटता है तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आ जाएगा, 25 बीघा आ जाएगा प्रत्येक के हिस्से में। और अगर इन पांचों को अगर 5-5 बेटे हो गए या 5-5 बच्चे हो गए तो उनके पास भी यानी कि ये जो 5 बीघा है, 25 बीघा है, ये 5 हिस्से में बटेगा और ये भी हमारा 5-5 बीघे का हो जाएगा। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि ये जो लैंड होल्डिंग साइज़ है, ये लैंड होल्डिंग साइज़ हमारा काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया। तो लैंड होल्डिंग साइज छोटा होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, ये मतलब लार्ज स्केल में जो फार्मिंग करी जाती हैं वो नहीं हो पाएगा, यानी कि अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। लैंड होल्डिंग साइज इसी को बोल दिया कि ये अनइकोनॉमिकल हो गया। अनइकोनॉमिकल मतलब कि अब यहाँ पे अगर हम फार्मिंग करेंगे तो बहुत मतलब अब बहुत इनपुट्स ही बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। जो फार्मिंग इनपुट्स हैं, एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा लग जाएंगे जिससे खर्च ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो खर्च अगर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर एग्रीकल्चर का कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इनको कहेंगे कि हम लोग ये अनइकोनॉमिकल हो गया। तो फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड, और इस लिमिटेड लैंड से क्या करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करेगा इन द अब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि कोई दूसरा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है नहीं। तो इसलिए देयर इज़ इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये सब चीज़ें करी जाती हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में, जहाँ छोटे से पीस ऑफ लैंड से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेने की कोशिश करी जाती हैं बाय द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, बाय द यूज़ ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन। तो इस तरीके से लैंड के ऊपर प्रेशर बनते जाता है, किसमें, सबसिस्टेंस फार्मिंग में, यानी कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में। अब हम लोग दूसरे प्रकार की ओर आते हैं। दूसरा है हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ
जो फार्मिंग करी जाती हैं वो मेनली कॉमर्शियल पर्पस के लिए करी जाती हैं। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि जो भी हमारा प्रोड्यूस होगा, इन प्रोड्यूस को क्या करेंगे कि अपने खुद के रिक्वायरमेंट का जो भी हिस्सा होगा उनको हम लोग रख लेंगे, बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है उनको हम लोग बेच देंगे, यानी कि उनका ट्रेडिंग होगा। और जब इनका ट्रेडिंग होगा तो मतलब ये बाज़ार में जाएगा और इनसे फिर पैसे कमाए जाएंगे। तो जो प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन की ट्रेडिंग करी जाएगी। तो इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक इस तरह के फार्मिंग में अगर हम लोग देखें तो यहाँ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स की ज़रूरत होती है। क्या हुआ? हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स कहें तो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये ऐसा उन्नत क्वालिटी का सीड होता है जिसकी प्रोडक्टिविटी अधिक होती है, यानी कि ये ज़्यादा प्रोडक्शन हमें देता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे इसमें ताकि प्रोडक्शन अधिक हो सके, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। और जो डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये वेरी करता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। एक रीजन में कम हो सकता है, दूसरे रीजन में अधिक हो सकता है। जैसे कि हम लोग अगर देखें तो राइस हमारा कमर्शियल क्रॉप है कहाँ? हरियाणा में और पंजाब में। बट इन ओडिशा ये हमारा सबसिस्टेंस क्रॉप है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन है, अलग अलग क्रॉप का अलग अलग रीजन में वो हमारा डिफरेंट हो सकता है। इसलिए जो राइस हरियाणा और पंजाब में उगाया जाता है, तो वही कमर्शियल पर्पस के लिए वही राइस हम लोग उड़ीसा में देखें तो वो बस खुद के कंजम्पशन के लिए ही वो कल्टीवेट कर पाता है। तो आपके सामने प्रश्न है, कैन यू नेम सम examples of crops which may be commercial in one region but may provide subsistence in another region। कुछ और एग्जाम्पल अगर आप लोग कोट कर सकते हैं तो यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स। आई होप यहाँ तक हम लोग जो पढ़े टॉपिक यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और किसी तरह का कोई परेशानी अगर है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं उनको एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्लांटेशन जो है वो एक तरह का हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग है। तो प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। इस तरह की फार्मिंग में एक सिंगल क्रॉप को हम लोग ग्रो करते हैं एक बड़े एरिया में। तो प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो दोनों का इंटरफेस है इसमें, एग्रीकल्चर भी है और यहाँ इनकी इंडस्ट्रीज़ में भी इनकी ज़रूरत हो जाती है। प्लांटेशन कवर करता है लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स एंड ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। यहाँ जैसे कि हम लोग इंडिया की अगर बात करें तो टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर, शुगर कैन, बनाना, ये सब हमारे इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होती हैं और लेबर्स की ज़रूरत होती हैं। अगर हम लोग आसाम में देखें तो वहाँ टी है, नॉर्थ बंगाल में कॉफ़ी है, उसी प्रकार से नॉर्थ बंगाल नॉर्थ बंगाल और आसाम में हमारा टी है और जो कॉफ़ी है वो हमारा कर्नाटका में है। बेसिकली ये भी हमारा एक तरह से क्या बोलेंगे कि प्लांटेशन क्रॉप हैं जो कि इन स्टेट्स में उगाए जाते हैं। And since the production is mainly for market, a well-developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industries and markets, ये सब important role play करता है in the development of plantation। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब कि ये जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, ये कॉमर्शियल क्रॉप हमें इंस्टेंट कैश प्रोवाइड करता है। इनको हम बाज़ार में बेचते हैं और इंस्टेंटली बेच देते हैं, यानी कि खेत में हुआ और इसको डायरेक्ट हम लोग मार्केट में बेच देते हैं। तो ये जो हमारा प्लांटेशन है, प्लांटेशन से मार्केट के बीच हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो वेल नेटवर्क होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे से ये डेवलप होना चाहिए।
अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इधर अगर ख़राब हुआ तो क्या होगा, ये जो प्लांटेशन में जो क्रॉप्स हुए वो क्रॉप्स फिर मार्केट नहीं पहुंच पाएगा और थोड़े समय में ये फिर ख़राब होने की संभावना होती है। तो इसीलिए इन्हें मार्केट भी पहुंचना ज़रूरी होता है। या फिर ये जो प्लांटेशन है, इन प्लांटेशन में जो रॉ मटेरियल्स हुए उनको हम किसी इंडस्ट्री में भी भेज सकते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में टी कॉफ़ी वगैरह सब हुआ, रबर हुआ, तो इन सबको इंडस्ट्रीज़ में भेजेंगे रॉ मटेरियल के रूप में, ताकि रबर का प्रोडक्शन करा जा सके। शुगर केन को हम लोग भेज सकते हैं शुगर इंडस्ट्री में चीनी बनाने के लिए। इसी तरह से बनाना का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं इंडस्ट्री में। इनका उपयोग जो है फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। और अब तो जो बनाना लीव्स वगैरह सब हो गए या फिर बनाना वगैरह सब जो हो गए, उनसे चिप्स वगैरह सब जो बनता है, ऐसे इंडस्ट्रीज़ में भी इनका प्रयोग करा जा सकता है। तो इस प्रकार से फूड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो हैं वहाँ पे भी इनका प्रयोग होता है। तो बैम्बू प्लांटेशन ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलता है। उसी प्रकार से बनाना प्लांटेशन हमारा सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है। केरला हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, ऐसे सब रीजन में हमें बनाना प्लांटेशन भी देखने को मिलता है। हमारे बिहार के भी कुछ रीजन्स में बनाना प्लांटेशन देखने को मिलता है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अगर आगे हम लोग देखें तो आगे का हमारा टॉपिक हो जाता है क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो अ, अब देखो, यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड प्लूरलिटीज इन कल्चर्स इन इंडिया। तो देयर आर आल्सो, तो these are also reflected in agricultural practices and cropping pattern in the country. Various types of food and fiber crops, vegetables and fruits, spices and condiments, etc. constitute some of the important crop grown in the country. अपने इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन है। हम लोग जानते हैं रबी सीजन, खरीफ सीजन और जैद सीजन। रबी क्रॉप्स को मेनली विंटर में शॉ किया जाता है फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, और इनको हार्वेस्ट किया जाता है समर्स में फ्रॉम अप्रैल टू जून। और कुछ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं जैसे कि वीट हो गया, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं। अक्टूबर में बोया जाता है और समर में यानी कि अप्रैल से जून के बीच जो है इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। दो दिस क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमारे भारत के एक बड़े हिस्से में रबी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। अगर हम लोग कुछ एग्जांपल ले तो चाहे हमारा नॉर्थ इंडिया हो जाए या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब एरियाज हमारा इम्पोर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। उसी प्रकार से अवेलेबिलिटी ऑफ, अब देखो कि रबी क्रॉप्स को होने के लिए प्रिसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प्स इन सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। जो हमारा विंटर मंथ है, विंटर के मंथ में वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हमारा दस्तक देता है हमारे भारत के नॉर्दर्न पार्ट्स में, और इस वजह से ये क्रॉप हमारा सक्सेसफुल हो पाता है। However, the success of the Green Revolution in Punjab, Haryana, and Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned रबी क्रॉप। अब अगर इन रबी क्रॉप्स को देखें तो ये रबी क्रॉप्स के सक्सेस के पीछे का एक कारण हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन भी है, जो कि मेन रूप से, मूल रूप से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले रीजन में इनको इम्प्लीमेंट किया गया था। और इनके सक्सेसफुल होने की वजह से इन रीजन्स में रबी क्रॉप्स हमारा एक सक्सेसफुल क्रॉप हैं। उसी प्रकार से खरीफ क्रॉप्स जो हैं इसको ग्रो किया जाता है विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारे देश में जब मॉनसून का आगमन होता है तो आगमन होने के साथ ही खरीफ क्रॉप्स को शो किया जाता है और इनको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर के मंथ में। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो इस सीज़न में ग्रो किए जाते हैं उनमें से पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, जिनको अरहर भी कहते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, तो ये सब हमारा इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप हो गया।
जैसे सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन जैसे असम हो गया, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, खास करके कोंकण कोस्ट एंड उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो ये सब रीजन है जहाँ राइस को ग्रो किया जाता है। रिसेंटली पैडी हैज़ आल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप इन पंजाब। क्या है कि पंजाब और हरियाणा में पैडी यानी कि ये जो राइस है हमारा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप पंजाब हरियाणा में हो गया है। और विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन वहाँ पे जो कैनाल इरिगेशन है या फिर ट्यूबवेल इरिगेशन है, उनकी मदद से पैडी वहाँ पे भी ग्रो किया जाता है। असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और ओडिशा हो गया है, इन राज्यों में 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन। साल में 3 बार जो है मतलब 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी यहाँ पे ग्रो किया जाता है एक एक साल में, जिसको कि औश, अमन और बोरो कहा जाता है। तो औश, अमन और बोरो यानी कि 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी ये हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे, असम में, वेस्ट बंगाल में, ओडिशा में। हमारे बिहार के कुछ रीजन में औशमन और बोरो देखने को मिलता है। जो एडजॉइनिंग रीजन्स हैं वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे हमें इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। और जो रबी और खरीफ क्रॉप हैं, इनके बीच में एक शॉर्ट सीजन होता है ड्यूरिंग समर मंथ्स, तो उनको हम लोग जायद क्रॉप सीजन मतलब जायद सीजन कहते हैं। और कुछ क्रॉप्स जो जायद सीजन में ग्रो किया जाता है उनमें से हो गया हमारा वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप। शुगर कैन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। तो ये सब हमारा मतलब क्या बोलेंगे कि जायद क्रॉप्स हैं। तो कुछ मेजर क्रॉप हैं और उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, और साथ में ये किस कंडीशन में ये ग्रो करते हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम्स के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेन क्वेश्चन हमारा बनता है वो इन्हीं एरियाज से बनता है। तो वैरायटी ऑफ फूड और नॉन फूड क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो किया जाता है हमारे देश में इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और जो यहाँ वेरिएशन है इनके सॉइल में, क्लाइमेट में, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में, इन वेरिएशंस के वजह से अलग अलग रीजन में हमें अलग अलग क्रॉप्स देखने को मिलते हैं। मेजर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया आर राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्स, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट। तो ये सब हमारा मेजर क्रॉप्स हैं जो कि भारत में ग्रो किया जाता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे राइस हो गया, राइस तो मतलब एक तरह से स्टेपल फूड क्रॉप है मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया, मतलब मेजोरिटी लोगों का ये एक स्टेपल फूड है। आवर कंट्री इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। चाइना के बाद हम लोग दूसरे स्थान पर आते हैं राइस के प्रोडक्शन में। राइस हमारा खरीफ क्रॉप है और इनको हाई टेम्परेचर चाहिए। हाई टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर इनको चाहिए, और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। विद एनुअल रेनफॉल ऑफ 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल होना चाहिए ताकि इनफ अमाउंट में ह्यूमिडिटी इनको मिलते रहे, और टेम्परेचर भी अधिक चाहिए। तो जो एरियाज़ हैं लेस रेनफॉल वाला एरियाज़, वहाँ पर इरिगेशन की मदद से राइस को कल्टीवेट किया जाता है। जैसे कि पंजाब हो गया, अभी जस्ट हम लोग देखें, हरियाणा हो गया। तो ऐसे रीजन में मतलब इरिगेशन की मदद से वहाँ पर राइस को कल्टीवेट किया जाता है। तो ये वाला रीजन पंजाब का हो गया, ये इधर बगल में फिर हरियाणा हो गया, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न वाला हिस्सा जहाँ की ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो इन रीजन में, और ये राजस्थान का कुछ हिस्सा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इन रीजन में राइस का कल्टीवेशन होता है एंड दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। तो आगे अगर हम लोग देखें तो राइस इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ, जैसे ये हमारा नॉर्थ हो गया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टाइक रीजन। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क, कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूब वेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो कैनाल इरिगेशन और ट्यूब वेल्स की वजह से इन रीजन्स में ये पॉसिबल हो पाया है। दूसरा जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है
जो सीरियल क्रॉप है वो है हमारा वीट। वीट की अगर बात करें तो दिस इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। ये हमारा मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। एंड ये एक तरह से रबी क्रॉप है, रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। राइपनिंग के समय यानी कि जब हार्वेस्ट करने का समय होता है तो उस समय उससे थोड़ा पहले जो राइपनिंग का समय होता है ब्राइट सनशाइन चाहिए। 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है इसमें। और देर आर टू इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग रीजन्स इन द कंट्री। एक गंगा सतलज प्लेन्स हैं इन द नॉर्थ वेस्ट और दूसरा ब्लैक सॉइल रीजन जो हमारा डेक्कन वाले रीजन में है। तो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अगर देखें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान आ जाता है। नेक्स्ट क्रॉप है हमारा मिलेट्स। ज्वार, बाजरा एंड रागी ये हमारे इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जिनको ग्रो किया जाता है अपने इंडिया में। दो दीज आर नॉन एज कोर्स ग्रेन, मोटा अनाज इनको कहा जाता है। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। ये रिच होता है आयरन में, कैल्शियम में और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में और रफेज में। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रेस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया और प्रोडक्शन को अगर हम लोग देखें तो उस हिसाब से ज्वार हमारा तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है अपने भारत में। और ये एक तरह से रेन फेड क्रॉप है एंड मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। एंड मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो ये हो गया हमारा मिलेट्स। मिलेट्स में जो बाजरा है हमारा बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। तो मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट में हमारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा रीजन आ जाता है। रागी is a crop of dry region and grows well on red, black, sandy, loamy and shallow black soils. Major ragi producing states Karnataka, Tamil Nadu, Himachal, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। फिर हमारा मेज होता है। मेज भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। भोजन के रूप में भी और चारा के रूप में भी इनका इस्तेमाल करा जाता है। ये हमारा खरीफ क्रॉप है एंड इनको चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और ये ओल्ड एल्यूवियल सॉइल जिन रीजन्स में होता है वहाँ पे अच्छे से ये ग्रो करता है। जैसे हमारा बिहार हो गया, बिहार में मेज़ जो है रबी सीजन में ग्रो किया जाता है। मतलब रबी सीजन में भी ग्रो किया जाता है। हालांकि ये खरीफ क्रॉप है बट अपना जो बिहार है यहाँ खरीफ और रबी दोनों सीजन में मेज़ को ग्रो किया जाता है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV सीड्स, फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इन मेज। तो मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आ जाता है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये सब राज्य हमारा मेजर फूड प्रोड्यूसिंग यानी कि जो हमारा मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसमें आ जाता है। फिर नेक्स्ट हो जाता है हमारा पल्सेस। पल्सेस की अगर बात करें तो इंडिया जो है दिस इज इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। हम लोग बहुत ज़्यादा पल्स को प्रोड्यूस भी करते हैं और खाते भी हैं पूरी दुनिया में। तो दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। और मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर जो तूड़ हैं जिनको अरहर कहते हैं या उड़द, फिर मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम, दीज आर मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि इनमें कौन से पल्सेस खरीफ सीजन में ग्रो किए जाते हैं और कौन से पल्सेस रबी सीजन में ग्रो किए जाते हैं। तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। तो पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर, इनको कम मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती हैं और ये ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती हैं। एंड चूँकि ये लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं तो ऑल दिस क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर, अरहर को छोड़ करके
जितने भी पल्सेस हैं दे हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, यानी कि यह नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अड़हर को छोड़ करके, अड़हर जिसको कि तूड़ हम लोग कहते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। तो दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप, दूसरे क्रॉप के साथ इनको इन रोटेशन ग्रो किया जाता है। और मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका आ जाता है। तो ये सब हमारा था कुछ इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स, तो मतलब जिनको कि हम लोग मेन सीरियल्स में गिनती करते हैं। फिर कुछ फूड आइटम्स हो जाते हैं विच आर अदर देन ग्रेन्स, इनमें से आ जाता है हमारा पहला शुगर कैन। शुगर की कैन की बात करें तो ये हमारा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों तरह का क्रॉप है। ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस, और एनुअल रेनफॉल यहाँ पे 75 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है। यानी 75 से 100 के बीच में अगर हमारा एनुअल रेनफॉल है तो उन रीजन में शुगर कैन अच्छे से ग्रो कर सकता है। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। अब जो लो रेनफॉल वाला रीजन है, जैसे कि वेस्टर्न घाट का जो हमारा जो रेन शेडो रीजन है, जैसे कि कर्नाटका और महाराष्ट्र वाले रीजन है, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम अमाउंट में होता है, लेकिन उन रीजन्स में हमें शुगर केन का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ऐसे रीजन में इरिगेशन की ज़रूरत होती है। एंड अगर सही बात कहें तो ये रीजन सूटेबल नहीं है शुगर कैन प्रोडक्शन के लिए। जैसे पंजाब और हरियाणा वाला रीजन है, ये रीजन भी शुगर कैन के प्रोडक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। ऐसे रीजन में शुगर कैन का प्रोडक्शन इरिगेशन की मदद से करी जाती हैं, और ये इरिगेशन जो होता है दैट इज़ मेनली कैनाल वाटर एंड ट्यूबवेल। तो अगर ट्यूबवेल का इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लेट होता है। तो अगर ग्राउंड वाटर डिप्लेट होगा तो इसका मतलब ये है कि ग्राउंड वाटर अगर डिप्लेट होगा तो इसका मतलब ये है कि जो वाटर टेबल है वो डाउन चले जाएगा। तो अगर वाटर टेबल डाउन जाएगा तो इससे एक दूसरी समस्या का सामना करना पड़ सकता है एक पॉपुलेशन को। तो इसलिए ऐसे क्रॉप को अवॉइड किया जाना चाहिए ऐसे रीजन में जहाँ लो रेनफॉल है, ड्राई कंडीशन परसिस्ट करता है। अदरवाइज़ अगर यह प्रैक्टिस करी जाएगी तो इससे एक दूसरी समस्या ड्रॉट का भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसे रीजन को इस तरह के क्रॉप को कल्टीवेट करने से खुद को रोकना चाहिए और दूसरे कुछ ट्रेडिशनल क्रॉप की तरफ उन्हें बढ़ना चाहिए जो कि उस रीजन में उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सूटेबल है। वैसे शुगर कैन जो है इनको अलग अलग तरीके के सॉइल में भी ग्रो किया जा सकता है, और इसमें मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, यानी कि रोपने से लेकर के काटने तक इसमें मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है। एंड इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा शुगर कैन प्रोड्यूसर है। एंड इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, यानी कि ये जो शुगर कैन है इसको हम लोग कहेंगे कि मेन सोर्स ऑफ शुगर है, गुड़ है जिनको जैगरी कहते हैं, खांडसरी कहते हैं, मोलासेस हैं। तो इन सब का एक तरह से मेन सोर्सेज हैं। मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग रीजन में आ जाता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। तो ये सब कुछ हमारा मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इसके बाद आ जाता है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स देखो 2020 में क्या हुआ था, इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड। ग्राउंड नट का हम लोग दूसरा सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे चाइना के बाद। और डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। हमारे देश का जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसका 12% एरिया के ऊपर हम लोग डिफरेंट ऑयल सीड्स को ग्रो कर रहे थे। मेन ऑयल सीड्स जो प्रोड्यूस किया जा रहा था इंडिया में दैट वाज ग्राउंड नट,
मस्टर्ड, कोकोनट एंड सिसमम, जिनको कि हम लोग तिल कहते हैं, तिल का तेल। फिर सोयाबीन हो गया, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिन सीड्स एंड सनफ्लावर। तो इन सभी क्रॉप्स का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन कर रहे थे ताकि हम लोग ऑयल को प्रोड्यूस कर सकें। एंड इंडिया वाज अमॉन्ग द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स, लेकिन some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetics and ointments। सोप यानी कि साबुन, कॉस्मेटिक्स में और ऑइंटमेंट्स वगैरह सब में भी कुछ ऑयल सीड्स का इनमें से इस्तेमाल करा जाता है। ग्राउंड नट की बात करें तो ये हमारा खरीफ क्रॉप है। दिस इज अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हमारे भारत में जितने भी ऑयल सीड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसमें से लगभग आधा ग्राउंड नट को प्रोड्यूस करा जाता है। एंड गुजरात बिंग दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, और इसके बाद राजस्थान एंड तमिलनाडु आता है। 2019-20 का ये डेटा है। फिर लिन सीड्स और मस्टर्ड की बात करें तो ये हमारा रबी क्रॉप्स हैं। एंड देखो यहाँ ग्राउंड नट खरीफ क्रॉप है और रबी क्रॉप में लिनसीड और मस्टर्ड हैं। तो लिनसीड और मस्टर्ड रबी क्रॉप में आ गया। इसमें सिसमम हमारा खरीफ क्रॉप है इन नॉर्थ, और रबी क्रॉप है ये हमारा साउथ इंडिया में। तो अलग अलग रीजन में ये हमारा क्रॉप जो ग्रो किया जा रहा है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि रीजन कौन सा है। साउथ इंडिया है तो सिसमम हमारा रबी क्रॉप हो गया, और अगर नॉर्थ इंडिया है तो वहाँ पे हमारा खरीफ क्रॉप के रूप में इनको कंसीडर करा जाता है। जबकि कैस्टर सीड जो होते हैं उनको दोनों रबी और खरीफ दोनों सीजन में इनको बोया जा सकता है। इसके बाद आ जाता है हमारा टी। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर का ये एक एग्जांपल है। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बिवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिशर, एंड टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडियंस। तो टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। एंडोर्ड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, जो रिच इन ह्यूमस हो, ऑर्गेनिक मैटर में ये रिच हो। एंड टी ब्यूसेस रिक्वायर्ड, इनको चाहिए वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, warm and moist frost-free climate throughout the year, and frequent showers evenly distributed over the year ensures continuous growth of tender leaves। मतलब frequent showers चाहिए and that frequent showers should be evenly distributed throughout the year, ताकि इनके जो टेंडर लीव्स हैं अच्छे से ग्रो कर सके। टी एक तरह से लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। जैसे ये टी लीव्स हार्वेस्टिंग में हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होती है। तो अगर बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होगी तो हम लोग इनको क्या कहेंगे कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। इनको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लेबर की ज़रूरत है और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है और चीप लेबर की ज़रूरत है। तो टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन, टी गार्डन में ही इनको प्रोसेस करके इनको रिस्टोर कर लिया जाता है। रिस्टोर्ड इट्स फ्रेशनेस। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट में असम, दार्जिलिंग हिल, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, फिर तमिलनाडु एंड केरला। अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा में टी का प्रोडक्शन करा जाता है। 2020 में इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद इंडिया दूसरी सबसे बड़ी टी प्रोड्यूसर थी। इसके बाद आ जाता है कॉफ़ी। कॉफ़ी की अगर बात करें तो इंडियन कॉफ़ी इज़ नॉन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए इंडियन कॉफ़ी को पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। जो अरेबिक वैरायटी हैं, द अरेबिक वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। शुरुआत में जो अरेबिक वैरायटी यमन से लाया गया था उसको प्रोड्यूस्ड किया जाता है अपने भारत में। एंड दिस वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड।
इनकी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्शन के वजह से इनको पूरी दुनिया में इनकी बहुत ही ज़्यादा मांग है। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन बाबा बुदान हिल्स। शुरुआत में बाबा बुदान हिल्स पर इनको इनको इंट्रोड्यूस किया गया था और आज के समय में इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। मतलब कि इन राज्यों में जो नीलगिरी हिल्स वाला रीजन है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु वाले रीजन में है, तो यहाँ पर ये कन्फाइंड है कॉफ़ी का प्रोडक्शन। तो अपने इंडिया में कॉफ़ी का प्रोडक्शन लिमिटेड एरियाज़ में ही करा जाता है, बहुत ज़्यादा एरियाज़ नहीं है। बट जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है दैट इज़ ऑफ बेस्ट क्वालिटी। एंड इसके बाद आ जाता है हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। 2020 में इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड, चाइना के बाद। एंड इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, जिसमें मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, अल्फोंसो मैंगोज, फिर जर्दालू मैंगोज फ्रॉम बिहार, भागलपुर एंड आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस जो हो गए नागपुर का, और चेरापूंजी जो मेघालय में है। बनानास हो गया केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का। लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, अपने बिहार का मुजफ्फरपुर का जो लीची है दैट इज़ वेरी फेमस। एंड पाइन एप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, और एप्पल्स एंड पीयर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। दीज आर इन ग्रेट डिमांड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आ गया। चाइना के बाद हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का। तो ये है। एंड इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। देखने वाली बात यह है कि टोमेटो का हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर हैं, लेकिन फिर भी टमाटर और ओनियन इनके दाम बढ़ते रहते हैं। नॉन फूड क्रॉप की अगर बात करें तो इसमें हमारा रबर आ गया, फाइबर क्रॉप्स हो गया, जूट हो गया, तो इनके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। रबर की बात करें तो ये हमारा इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट अंडर स्पेशल कंडीशन ही ये ग्रो कर पाते हैं। तो इनके ग्रोथ के लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये ग्रो कर पाता है। इनको मॉइस्ट चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, जिसमें कि रेनफॉल हो ऑफ ओवर मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर शुड बी मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा कंडीशन चाहिए जो कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही अवेलेबल हो पाता है। तो इसलिए ये जो हैं अंडमान एंड निकोबार हो गया, गारो हिल्स ऑफ मेघालय, तमिलनाडु एंड कर्नाटका वाले रीजन में इनको ग्रो किया जाता है। चूँकि रबर हैं तो इनको इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फाइबर क्रॉप। तो फाइबर क्रॉप में जैसे कॉटन हो गया, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क, दीज आर 4 इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप जो अपने इंडिया में ग्रो किया जाता है। सिल्क की बात करें तो अपने इंडिया में जैसे बिहार में भागलपुर आता है, तो भागलपुर का जो सिल्क है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। द फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। फर्स्ट 3 यानी कि ये कॉटन, जूट और हेम्प, इनको सॉइल में ग्रो किया जाता है। और जो सिल्क हैं इसको कोकून्स जो होते हैं सिल्क वॉर्म का, फेड ऑन ग्रीन लिव्स स्पेशली मलबरी लिव्स, तो उनसे इनको ऑब्टेन किया जाता है। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। काफ़ी अच्छे कपड़े होते हैं, बट इनको जो है हम लोग ऑब्टेन करते हैं इन सिल्क वॉर्म की रियरिंग से, और सेरीकल्चर ये कहलाता है। तो ये हो गया हमारा फाइबर क्रॉप्स। इसके बाद फाइबर क्रॉप्स में कॉटन की अगर बात करें तो इंडिया इज़ बिलीव टू बी दी ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट का ये हमारा ओरिजिनल होम है, और इनका जो ट्रेसेस अगर हम लोग देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमें कॉटन का ट्रेसेस देखने को मिलता है। तो कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री
एंड इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हम लोग दूसरे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं कॉटन के। कॉटन बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल, जो कि डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में पाए जाते हैं। इनको हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, और या फिर इरिगेशन की मदद से भी हो सकता है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। तो इस तरह का कंडीशन जहाँ मिल जाए तो वहाँ बेस्ट कॉटन का प्रोडक्शन होता है। तो गुजरात वाला रीजन में कॉटन का प्रोडक्शन करा जाता है। और ये हमारा खरीफ क्रॉप है और इनको 6 से 8 महीने लगता है मैच्योर होने के लिए। मेजर ये कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश आ जाता है। जूट की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग अपने भारत में गोल्डन फाइबर कहा जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। जूट ये अच्छे तरीके से ग्रो करता है वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में इन द फ्लड प्लेन्स, जहाँ सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर, यानी कि जो हमारा न्यू एल्यूवियल सॉइल है, न्यू एल्यूवियल सॉइल है, ऐसे वाले रीजन में ये हमारा जूट अच्छे से ग्रो करता है। हाई टेम्परेचर चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। और वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय ये मेजर जूट प्रोड्यूसर हैं अपने इंडिया में। एंड इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रूप्स, यार्न, कारपेट एंड दूसरे आर्टिफैक्ट्स जो हैं इनको बनाने में इनका बहुत ही ज़्यादा उपयोग करा जाता है। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। अब अगर हम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये जान रहे हैं कि एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर एंड सस्टेन्ड यूज ऑफ लैंड विदाउट कॉम्पेटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हैंडेड द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। जो मतलब कि जो सस्टेन्ड यूज ऑफ लैंड बिना किसी कॉम्पेटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के, तो मतलब इस वजह से इन्होंने हैंडल किया है द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को। तो इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture। तो इसीलिए for a growing population this pose a serious challenges for us। और अगर ये serious challenges हैं तो agriculture which provides livelihood for more than 60% of its population needs some serious technical and institutional reform। एंड इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कलेक्टिवाइजेशन, कंसिडरेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन एंड अबोलिशन ऑफ जमींदारी were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence। लैंड रिफॉर्म्स को लाया गया। लैंड रिफॉर्म्स ये हमारा मेन फोकस था हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। The right of inheritance had already led to fragmentation of land holding। जैसा हम लोग पीछे देखे कि ये जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैं इसके वजह से हमारे लैंड होल्डिंग्स का फ्रेगमेंटेशन हो गया, और फ्रेगमेंटेशन के वजह से हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग उस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से होना चाहिए। तो thereby it is necessitating consolidation of holdings। तो laws of land reforms were enacted, but the implementation was lacking or lukewarm। Government of India embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in 1960s and 70s। और उसी समय ग्रीन रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड द वाइट रिवॉल्यूशन जिसको ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, वेर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज जिनको इनिशिएट किया गया टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। लेकिन दिस टू लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरियाज ओनली। कुछ सेलेक्टेड एरियाज में ही डेवलपमेंट हो सके। तो इसीलिए 1980 और 90 के दशक में एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया, विच इंक्लूडेड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड
टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, जिसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स दोनों को इंक्लूड किया गया। इसमें प्रोविजंस फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिजीज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ Grameen banks, cooperative societies, and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest were some important steps in this direction. और किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो इंट्रोड्यूस किया गया है भारत सरकार के द्वारा फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फार्मर्स। और मोर ओवर स्पेशली वेदर बुलेटिन्स हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स किसानों के लिए उनको इंट्रोड्यूस किया गया रेडियो के ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रिम्यूनरेटिव्स एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेक्यूलेटर्स एंड मिडिलमैन। तो इस तरह की चीज़ें करी गई हैं भारत सरकार के द्वारा ताकि जो फार्मर्स हैं उनके इनकम को इंक्रीज़ करा जा सके, उनको प्रोटेक्ट करा जा सके। और तो साथियों ये रहा हमारा आज का चैप्टर। ये लास्ट है भूदान ग्रामदान, इनको भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं। महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था विनोबा भावे को एज हिज स्पिरिचुअल हीयर। ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, किस में पार्टिसिपेट किया था? सत्याग्रह में, एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट सत्याग्रही। ही वॉज वन ऑफ द वेटरन्स ऑफ गांधीज कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज। आफ्टर गांधीज मार्टियरडम विनोबा भावे अंडरटूक पद यात्रा। गांधी जी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद विनोबा भावे ने पद यात्रा किया था ताकि गांधी जी के मैसेज को फैलाया जा सके। मैसेजेस कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री। वंस व्हेन ही वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर एट पंचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश, कुछ गरीब लैंडलेस विलेजर्स ने डिमांड किया सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग। तो उस समय विनोबा भावे कुड नॉट प्रोमिस टू देम immediately but assured them to talk to the government of India regarding provisions of land for them। लेकिन उन्होंने यानी कि विनोबा भावे जी ने उन लोगों को प्रॉमिस किया कि वो भारत सरकार से इस बारे में बात करेगा। एंड इफ दे अंडरटुक कोऑपरेटिव फार्मिंग regarding provisions of land for them if they undertook cooperative farming। Suddenly Sri Ramchandra Reddy stood up, खड़े होते हैं और वो 80 एकड़ अपनी ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं among 80 लैंडलेस विलेजर्स एंड दिस एक्ट वाज नॉन एज, तो इस एक्ट को भूदान कहा गया। लेटर बाद में वो ट्रेवल करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं इस आइडियाज़ को, हिज आइडियाज़ वाइडली ऑल ओवर इंडिया। और उनमें कुछ ज़मींदार्स जो ऑनर्स हो गए बहुत सारे विलेजेस के, ऑफर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमॉन्ग द लैंडलेस, तो इसी को ग्राम दान कहा जाता है। तो हाउएवर मेनी लैंड ओनर्स चोज टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड टू पुअर फार्मर्स ड्यू टू द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट के डर की वजह से उन लोगों ने ये सोचा कि थोड़े ज़मीन है ना इन गरीब लोगों को भी दे दिया जाए। तो दिस भूदान ग्राम दान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज आल्सो नॉन एज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। इनको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। सो गाइस दिस वाज द चैप्टर, ये हमारा चैप्टर था। अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे यानी कि मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि हमारा 5वां चैप्टर है, उसको कवर करेंगे। तो साथियों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।